2021 में, है ना। और उसका थीम क्या था? उसका थीम था फिजिकल साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी क्लाइमेट चेंज के पीछे फिजिकल साइंस क्या है, क्या विज्ञान है ना। फिजिकल साइंस मतलब क्लाइमेट चेंज का कारण क्या है, विज्ञान उसे कैसे बताता है, मतलब विज्ञान के द्वारा क्लाइमेट चेंज के पीछे क्या कारण है उसको बताया गया फर्स्ट रिपोर्ट में। समझ में आया कि क्लाइमेट चेंज का क्या कारण है, तो साइंस उसको कैसे एक्सप्लेन करता है वो इस रिपोर्ट में बताया गया, है ना। और इस रिपोर्ट में ये वार्न किया गया कि 1.5 डिग्री जो राइज होगा टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर, वो अगले मतलब 2040 से पहले ही हो जाएगा, है ना। 1.5 डिग्री जो ग्लोबल टेम्परेचर राइज होगा वो 2040 से पहले ही हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? 1.5 डिग्री राइज इन टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ? रिलेटेड टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल। प्री इंडस्ट्रियल लेवल कब का था? इंडस्ट्रियलाइजेशन कब स्टार्ट हुआ? लगभग लेटर हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, 1700 समथिंग में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ। तो इन औद्योगिकरण आने से पहले जो टेम्परेचर था ग्लोबल, जो एवरेज टेम्परेचर था ग्लोब का, उसमें कितना वृद्धि होगा? 1.5 डिग्री, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा वृद्धि है क्योंकि ये एवरेज टेम्परेचर राइज होता है, ठीक है। और इस एवरेज टेम्परेचर राइज को ही क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। और उस ग्लोबल वार्मिंग के कारण कई सारे नेचुरल जो कैटास्ट्रोफ होते हैं, कैटास्ट्रोफ मतलब डिजास्टर्स, जो नेचुरल डिजास्टर है उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे अर्थक्वेक्स बढ़ सकता है, ठीक है। सी का लेवल राइज हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो ग्लेशियर में बर्फ हैं वो पिघल सकते हैं टेम्परेचर राइज के कारण, और सी का लेवल राइज होगा तो कई सारे आइलैंड कंट्री डूब सकते हैं, है ना। उसके अलावा हीट वेव्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है, जैसा कि अभी आपने सेकेंड रिपोर्ट में भी देखा होगा। तो इसमें वार्न किया गया है कि 2040 से पहले ही हम 1.5 डिग्री जो राइज है उसको अचीव कर लेंगे, और ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। मतलब जैसे ही 1.5 डिग्री राइज होगा, उससे ऊपर जाएगा टेम्परेचर, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर राइज, तब बहुत सारे कैटास्ट्रॉफिक फेनोमेना की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, है ना। सेकेंड जो रिपोर्ट आया था, जिसे मैंने डिस्कस किया है, मार्च 2022 में ये रिपोर्ट आया था और हमने इस पर डिस्कशन भी किया था। इसमें बताया गया था कि जो क्लाइमेट चेंज होगा उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, है ना, उसका क्या इम्पैक्ट हो, उसका प्रभाव क्या होगा, ठीक है। साथ ही साथ क्या रिस्क हो सकता है ह्यूमन लाइफ पे या फिर बायोडाइवर्सिटी पे, क्या रिस्क आएगा वो भी स्टडी किया गया था इसमें। साथ ही साथ एडेप्टेशन ऑप्शन क्या है, मतलब कैसे हम इस चीज़ को एडाप्ट कर सकते हैं, कैसे इसको अनुकूल बना सकते हैं, कैसे उसके इफेक्ट को कम कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी सेकेंड रिपोर्ट में दी गई थी, और उसमें ये बोला गया था कि बहुत सारे आइलैंड नेशन इंक्लूडिंग मुंबई जो है वो वहाँ पे फ्लड बढ़ सकता है, फ्लड आ सकता है, बताया था मैंने, है ना। तो मुंबई में फ्लड की फ्रिक्वेंसी बढ़ सकती है, मुंबई डूब भी सकता है। और साथ ही साथ अहमदाबाद में बताया गया था कि हीट वेव्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है, मतलब हीट वेव्स बहुत ज़्यादा हो सकता है, अहमदाबाद का दिया था उसमें एग्जाम्पल। तो इस तरह से सेकेंड पार्ट ने कई को बताया गया था, सेकेंड पार्ट में वल्नरेबिलिटी को बताई गई थी, और साथ ही साथ कुछ सजेशन दिया गया था कि कैसे हम उसे एडप्ट कर सकते हैं, कैसे अनुकूल बन सकते हैं। उसमें यह भी बात कही गई थी कि जो हमारा फॉरेस्ट है वो एक ऐसे पॉइंट पे जा रहा है कि वो अपने आप को रिवाइव नहीं कर पाएगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि हम एडप्ट भी ना कर पाए, मतलब एडप्टेशन का जो हमारी जो क्या कहते हैं उसको एबिलिटी है वो खत्म हो सकता है, यानी बहुत ही बुरे स्थिति में हम लोग जा सकते हैं जहाँ से रिवाइव बैक करना काफ़ी मुश्किल होगा, है ना। ये बताया गया था, इसमें वार्न किया गया था। थर्ड पार्ट ऑफ रिपोर्ट जो अभी 7 अप्रैल को, मतलब 7 अप्रैल से पहले ही आया है ये 2022 में, ठीक है। इसका थीम क्या है? अबाउट ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ये बता रहा है कि ग्रीन हाउस एमिशन का यानी सबसे बड़ा दोषी कौन है ग्लोबल वार्मिंग का? ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस एमिशन का क्या स्टेटस है अभी ग्लोबल लेवल पे, उसको बताया जा रहा है थर्ड पार्ट ऑफ रिपोर्ट में, ठीक है।
तो यहाँ पे हम थर्ड पार्ट जो रिपोर्ट का है उसका हाइलाइट्स देखेंगे। क्या हाइलाइट्स है? जो मेजर हाइलाइट्स दिया गया है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन ग्लोबल लेवल पे क्या स्टेटस है। तो सबसे पहला है इन 219 यानी 2019 में ग्लोबल नेट एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस एमिशन वेयर एट 59 गीगा टन्स ऑफ CO2। 2019 में नेट एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कितना हुआ है? 59 गीगा टन्स ऑफ CO2। अब ये नेट क्या होता है? नेट एमिशन क्या होता है? नेट एमिशन कहने का मतलब टोटल। देखिए होता क्या है, कुछ एमिट हम कर रहे हैं CO2 को और कुछ एब्जॉर्ब भी किया जा रहा है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं उसको, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। जब हमारे फॉरेस्ट क्या करते हैं? CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जितना घना फॉरेस्ट होगा उतना ज़्यादा CO2 को एब्जॉर्ब करेगा। वो CO2 का इस्तेमाल वो कहाँ करते हैं? फोटोसिंथेसिस में। तो जितना ज़्यादा फॉरेस्ट होगा उतना ज़्यादा CO2 को एब्जॉर्ब करेंगे, है ना, एटमॉस्फेयर से। तो उसे कहा जाता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मेथड, मतलब कार्बन को कैप्चर करना, यानी CO2 को कैप्चर करना। तो कुछ CO2 हम एमिट कर रहे हैं और साथ ही साथ CO2 को एब्जॉर्ब भी किया जा रहा है फॉरेस्ट के द्वारा। तो जो नेट का मतलब होता है जो बचा हुआ है, मतलब जिसको हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाए। कुछ हमने एमिट किया और मैक्सिमम पार्ट को हमने एब्जॉर्ब कर लिया, है ना, फॉरेस्ट के द्वारा। तो जो बच जाएगा, जो एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा, उसे क्या कहेंगे? नेट एमिशन। ठीक है, नेट का समझ में आया। और इंडिया ने अभी जो ग्लास ग्लोब में जो सबमिट हुआ है COP26, उसमें प्लेज भी लिया है इंडिया ने कि 2070 तक, शायद 2070 तक इंडिया नेट जीरो एमिशन अचीव कर लेगा। नेट जीरो एमिशन मतलब ऐसा नहीं कि हम एमिट नहीं करेंगे। नेट जीरो मतलब जितना एमिट करेंगे उतना एब्जॉर्ब भी कर लेंगे। यस, इंडिया ने प्लेज किया है ग्लास ग्लोब में, है ना। और पंचामृत करके एक स्ट्रेटजी भी बनाया है कि कैसे हम करेंगे पंचामृत। 5 स्ट्रेटजी उसमें दिया गया है पंचामृत स्ट्रेटजी में। ठीक है, हमने वो भी डिस्कस किया था एक सेपरेट क्लास में। तो 2019 में जो एमिशन हुआ है नेट एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन के द्वारा। CO2 का और भी तरीके से एमिशन हो सकता है, जैसे वोल्केनोस इरप्शन में भी CO2 का इरप्शन होता है ना, एमिशन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या देखना है हमें? एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन के द्वारा। ह्यूमन जो यूज कर रहे हैं, जो व्हीकल्स यूज करते हैं या इंडस्ट्री में जो यूज करते हैं, उसके द्वारा CO2 का एमिशन कितना हुआ है। तो अगर नेट एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस एमिशन देखें 2019 में, तो कितना हुआ है? 59 गीगा टन्स ऑफ CO2। ओके, और ये 54% हायर है। कब का? 90 से। अगर हम 1990 से कंपेयर करें तो ये कितना हायर है? 54% हायर है, ज़्यादा है। ठीक है, तो ये एक चिंता का विषय है ना, चिंता का विषय है कि 1990 के अपेक्षा हम अभी 2022 में जो एमिट कर रहे हैं, 19 में जो एमिट कर रहे हैं, वो कितना है? लगभग 20 साल। तो 20 साल में हम कितना एमिट करने लगे हैं? 54% ज़्यादा। तो ये एक चिंता का विषय है हमारे लिए, इस स्टडी से हमें पता चला है। लेकिन एक राहत की भी विषय है, यहाँ पे राहत का भी न्यूज़ है। और इसमें जो एमिशन हुआ है 2019 में, जो नेट एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस एमिशन हुआ है, उसमें सबसे बड़ा पार्ट किसका है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, है ना। और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? यस, डीजल, पेट्रोल, जो हाइड्रोकार्बन्स हम यूज कर रहे हैं। फॉसिल मतलब फॉसिल से जो बनते हैं, फॉसिल मतलब अवशेष, हाँ, जीवाश्म, उससे जो ईंधन बनता है, जैसे कि बायोमास भी उसको बोल सकते हैं, बायोमास भी हो सकता है, बायोमास से लकड़ी उकड़ी जो जलाते हैं। और पेट्रोल और डीजल भी फॉसिल फ्यूल भी माना जाता है, क्योंकि वो भी जीवाश्म से ही बनाए जाते हैं। तो इनके बर्निंग से जो बन रहा है, और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में जो एमिट हो रहा है CO2, वो सबसे बड़ा इसमें कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, लेकिन राहत की बात ये है कि इस स्टडी में बताया गया है कि बट द एवरेज एनुअल ग्रोथ स्लोड टू 1.3% पर ईयर। यानी जो CO2 एमिशन का जो एवरेज एनुअल ग्रोथ है, मतलब हर साल जो ग्रोथ हो रहा है, वो कितने रेट से हो रहा है? 1.3% से। अभी यानी 2010 से 19 के बीच में जो ग्रोथ हुआ है, कितना हुआ है? 1.3% से। यानी हर साल कितना से एमिशन बढ़ रहा है? 1.3%। हाँ, तो यही तो राहत की सांस है कि ये स्लो हुआ है, 1.3% पर ईयर हुआ है। जो ग्रोथ हुआ है वो स्लो हो गया है। अगर हम 2000 और 2009 के बीच में देखें तो वो जो एनुअल ग्रोथ था वो कितना था? 2.1%। अब ये स्लो हो गया है।
स्लो होकर कितना हो गया है, 1.3 हो गया है, यानी ग्रोथ हो रहा है हर साल। CO2 एमिशन में ग्रोथ हो रहा है, लेकिन वो ग्रोथ की रेट है, ग्रोथ का जो दर है वो स्लो हो गया है ना। जैसे हम दौड़ रहे हैं लेकिन दौड़ने की जो हमारी स्पीड है वो कम हो गई है, ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हमारी स्पीड कम हो गई। तो ग्रोथ हो रहा है, एमिशन का ग्रोथ हो रहा है अभी भी, लेकिन 2000 और 2009 के बीच में जो ग्रोथ हो रहा था पर ईयर कितने दर से हो रहा था, 2.1 पर, है ना। लेकिन अभी 2010 और 19 के बीच में जो ग्रोथ देखा जा रहा है पर ईयर वो है कितना, 1.3। तो ये एक राहत की बात है ना, एमिशन का जो ग्रोथ रेट है वो कम हुआ है। ओके, उसके अलावा और क्या है इस स्टडी में, एटलीस्ट 18 कंट्रीज have reduced greenhouse gas emission for longer than 10 years on a continuous basis। यानी विश्व में कम से कम 18 ऐसे देश हैं जिन्होंने लगातार अपने एमिशन को कम किया है, कम से कम 10 साल या उससे ऊपर का, है ना, मतलब 10 साल लगातार कम किया उन्होंने, है ना, अपने एमिशन को। ऐसे 18 कंट्रीज हैं। तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है, एक अच्छा मोटिवेटिंग फैक्टर है हमारे लिए कि 18 कंट्रीज अभी भी ये प्रयास कर रहे हैं जो, और उन्होंने लगातार हर साल 10 साल या उससे ऊपर तक एमिशन को रिड्यूस किया है। ठीक है, समझ में आइए। ओके, ड्यू टू किस मेथड से, डीकार्बोनाइजेशन, डीकार्बोनाइजेशन ऑफ देयर एनर्जी सिस्टम। डीकार्बोनाइजेशन मतलब जो उनका एनर्जी रिक्वायरमेंट है, जो एनर्जी सिस्टम है वो कार्बन बेस्ड नहीं है, यानी वो नॉन कन्वेंशनल सोर्स को वो फॉलो कर रहे हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, है ना, न्यूक्लियर एनर्जी। तो जो नॉन कार्बन, डीकार्बोनाइजेशन मतलब वैसे एनर्जी सोर्स जो कार्बन डिपेंड है उसको उन्होंने त्याग दिया है, छोड़ दिया है। अब वो वैसे सोर्स के द्वारा एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कार्बन जिसमें नहीं है। कोल बेस्ड, जैसे थर्मल पावर प्लांट वो कोयला बेस्ड होता है, कार्बन बेस्ड। तो अब हम जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं ज़्यादातर सोलर एनर्जी के द्वारा, विंड एनर्जी के द्वारा, है ना। दूसरा इन्होंने क्या किया है, जो 18 कंट्रीज हैं, एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स। जैसे आपने LED सुना है, या अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस पे, AC हो या फ्रिज हो, उस पर लिखा रहता है एनर्जी एफिशिएंट, है ना, इतना % एनर्जी एफिशिएंट। तो अभी हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को मार्क करते हैं तो वो कितना एफिशिएंट है, मीन्स कितना कार्बन यूज करके वो कितना एनर्जी दे रहा है। तो उन्होंने क्या किया है, एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स को यूज किया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे LED बल्ब यूज कर रहे हैं हम लोग, जो कि कम एनर्जी लेता है ना। साथ ही साथ हमने नेट मीटरिंग का कंसेप्ट स्टार्ट किया है। नेट मीटरिंग मतलब हम प्रीपेड मीटर्स यूज कर रहे हैं। अब प्रीपेड मीटर से क्या होगा, हमारे घरों में अब प्रीपेड मीटर्स लगभग कई जगह लगा दिया गया है। प्रीपेड मीटर से क्या होगा कि प्रीपेड मीटर से ये हो सकता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी का कम खपत करेंगे, जितना हम रिचार्ज करेंगे, जितना हमारा यूज है उतना हम रिचार्ज करेंगे, उसको यूज करेंगे। जैसे हम 2 या 3 महीने के लिए हम बाहर जाना है हम क्या करेंगे, रिचार्ज नहीं करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं होगा और हमें पता रहेगा कि हमने इतना रिचार्ज किया, हमें इतना यूज करना है ना। तो एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स के द्वारा डिफरेंट मेजर्स है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करना। इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी प्रमोट किया जा रहा है इंडिया में, जैसे फेम करके एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल के मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जा रहा है। उसी तरह पूरे वर्ल्ड लेवल पे इस तरह के मेजर्स उठाए जा रहे हैं। तो डीकार्बोनाइजेशन ऑफ देयर एनर्जी सिस्टम, एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स एंड रिड्यूस एनर्जी डिमांड, यानी एनर्जी के डिमांड को भी हम लोग अब रिड्यूस कर रहे हैं। नेचुरल मेथड्स को ज़्यादा हम लोग प्रमोट किया जा रहा है। खासकर वेस्टर्न कंट्रीज में आप देखेंगे वो लोग अब एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो वो जैसे रूरल इकोनॉमी, इस तरह की चीज़ों को वो ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, नेचुरल चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। और हमें भी इन सारी चीज़ों, रिड्यूस एनर्जी डिमांड का मतलब क्या हुआ, अब एनर्जी की डिमांड भी वो धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। तो एक तरीका है कि एनर्जी की डिमांड को कम कर दें, दूसरा तरीका है जो भी डिमांड है उसको हम डीकार्बोनाइजेशन ऑफ एनर्जी टेक्निक से अचीव करें, और तीसरा तरीका है एनर्जी को एफिशिएंट बनाएं, है ना, ताकि कम ईंधन में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो, है ना। तो ये 3 तरीकों के द्वारा, तो आपको भी एग्जामिनेशन में ये 3 तरीका यूज करना है कि कैसे हम वार्मिंग को, एमिशन को कैसे कम कर सकते हैं। तो ये 3 तरीकों का यूज करके, जो कि 18 कंट्रीज ने यूज किया है ना, और अपने एमिशन को लगातार 10 साल तक कम किया है। नेक्स्ट क्या है, कार्बन इन, लेकिन एक और रिपोर्ट का एक पार्ट है इसमें कि कार्बन इनइक्वालिटी परसिस्ट,
मतलब एमिशन में अगर देखें तो इनइक्वालिटी अभी भी परसिस्ट कर रहा है। एमिशन के टर्म में अगर देखें, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ कंट्रीज बहुत ज़्यादा एमिट कर रहे हैं, कुछ कंट्री एमिट ही नहीं कर रहे हैं, बहुत कम एमिशन है उनका। तो इनइक्वालिटी का मतलब जो एमिशन में इनइक्वालिटी है, असमानता है, वो अभी भी लाई करता है। जैसे जो LDC कंट्री है, LDC क्या होता है, लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, जो छोटे जैसे भूटान हुआ या कोई भी छोटा सा कंट्री जो लिस्ट डेवलप्ड है ना। लिस्ट डेवलप कंट्री मतलब जो अभी जो डेवलपिंग फेज में नहीं पहुंचा है। तो वो लिस्ट डेवलपिंग कंट्री कितना एमिट कर रहे हैं अभी, 3.3 ओनली 3.3% ऑफ ग्लोबल एमिशन इन 2019। और जो मेजर जो डेवलप या सबसे ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज एमिट कर रहे हैं, डेवलप कंट्री भी एमिट कर रहे हैं, लेकिन जो लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लिस्ट डेवलप्ड कंट्री है, वो बहुत ही कम एमिट कर रहे हैं, लगभग 3.3% ऑफ ग्लोबल एमिशन। तो ये इनइक्वालिटी है अभी। द IPCC, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो IPCC ने एक सॉल्यूशन बताया है। IPCC ने क्या बोला, हाँ इसके पहले IPCC ने क्या बताया कि इसी सेंचुरी में, यानी 2000, अभी कौन सा सेंचुरी चल रहा है, 2000 से 3000 वाला 21st सेंचुरी है ना। तो 21st सेंचुरी में ही हमारा जो टेम्परेचर है 1.5 डिग्री से एक्सीड कर जाएगा। लेकिन हमने पेरिस एग्रीमेंट में ये लक्ष्य बनाया था कि हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है अपने ग्लोबल को, तो वो क्या होगा, फेल हो जाएगा। तो ऐसा IPCC ने प्रिडिक्ट किया है कि अब उसे अचीव करना पॉसिबल नहीं है। पेरिस एग्रीमेंट में जो हमने लक्ष्य रखा था कि 1.5 डिग्री से कम रखना है इस सेंचुरी में कम से कम, वो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ बोल रहा है क्या, 2040 में ही से पहले ही 1.5 डिग्री पार कर जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स है IPCC का। IPCC ने बताया है कि अगर हम C1 पाथ फॉलो करते हैं, C1 पाथवे फॉलो करते हैं, C1 पाथवे का मतलब है कि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको 43% से हमको कम करना है 2030 तक। अगर C1 पाथवे हम फॉलो करते हैं, C1 पाथवे का मतलब ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है 2030 तक हमें उसे 43% से कम करना है, जो कि काफ़ी चैलेंजिंग है, काफ़ी मुश्किल है। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रख सकते हैं, उसे आगे नहीं बढ़ने देंगे, है ना। 1.5 डिग्री तो आएगा ही, ये तो कंफर्म है ना। लेकिन अगर हम 2030 तक अपने एमिशन को 43% से कम कर देंगे तो हम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही रहेंगे, उससे आगे हमारा राइज नहीं होगा। और इसमें क्या है, लिमिटेड और नो ओवरशूट हो सकता है। लिमिटेड और नो ओवरशूट का मतलब है, ओवरशूट का मतलब होता है क्या, एक बार 1.5 डिग्री से आगे बढ़ेगा और फिर से वो कम होकर वो नीचे चला जाएगा, इसको कहते हैं ओवरशूट। ओवरशूट का मीनिंग होता है, यहाँ पे ओवरशूट का मतलब है 1.5 डिग्री से आगे जाएगा वो, और कुछ दिनों के बाद वो रिवर्स होने लगेगा। रिवर्स होना, ओवरशूट मतलब रिवर्स होना। टेम्परेचर जो राइज हो रहा है लगातार, वो रिवर्स होने लगेगा। 1.5 होगा, 1.25, 1 ऐसे। तो कह रहा है कि टू अचीव लिमिटेड और नो ओवरशूट द वर्ल्ड हैज़ टू अचीव C1 पाथवे। C1 पाथवे अगर फॉलो करते हैं तो हो सकता है ओवरशूट हो या नहीं भी ओवरशूट, लेकिन उस केस में हम 1.5 डिग्री तक टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। ये बोल रहा है C1 पाथवे के द्वारा। C1 पाथवे क्या है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को 2030 तक 43% से कम करना। तो दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड रिपोर्ट ऑफ IPCC 6 असेसमेंट रिपोर्ट, थर्ड पार्ट ऑफ IPCC 6 असेसमेंट रिपोर्ट। ओके।